नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला हूँ और मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं पिछले 10 सालों से मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज दिल्ली में कार्यरत हूँ। मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैंसर का इलाज में 3 अहम भूमिकाएं होती हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर, क्या आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस मीन्स इस रोग के होने की संभावना दुनिया में और उसके साथ साथ भारत में नंबर 1 पे है और इसके द्वारा मरने वाले लोगों की संख्या भी नंबर 1 पे है। तो क्या आप और हम कुछ मिलके ऐसा करें जिससे कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो ही ना, और अगर हो तो उसका इलाज इतना बेहतर हो कि उसकी क्योर रेट की संभावना ज़्यादा हो और हम उसे अर्ली स्टेज पे पकड़ सकें। अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 में पकड़ा जाता है तो उसके क्योर रेट की संभावना 90 से 95% होती है। बट यही ब्रेस्ट कैंसर अगर स्टेज 4 में पकड़ा जाता है तो उसके द्वारा सही होने की संभावना केवल 20 से 25% होती है। तो क्या हम और आप कुछ ऐसा करें? क्या आपको पता है कि जागरूकता ब्रेस्ट कैंसर के लिए पूरे विश्व में और इंडिया में कितनी जागरूकता फैलाई जा रही है? इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और स्टेज 4 के स्टेज में डिटेक्ट होता है, जबकि यूएस में यही ब्रेस्ट कैंसर 0.3 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर या 1.2 सेंटीमीटर में डिटेक्ट होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि विदेशों में उनकी स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो स्क्रीनिंग में ब्रेस्ट कैंसर में क्या क्या आता है? स्क्रीनिंग में 2 सबसे बड़े हथियार जो हैं वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अपने एक नारी को अपने स्तन से पूरी तरह से अवगत होना चाहिए कि कहीं उसके स्तन में कोई गांठ है, कोई एक्सेला में, कोई आर्मपिट में, कांखों में कोई गांठ है, या दोनों ब्रेस्ट के साइज़ में या उनके कुछ शेप में कोई परिवर्तन है, या किसी निपल से कोई भी असाधारण सिक्रीशंस हो रही हैं। अगर ऐसे कोई भी लक्षण हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। अब बात करते हैं स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल की। अगर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो उसमें 2 सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल्स हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपने ब्रेस्ट को नियमित समय पे देखना चाहिए कि अगर कोई भी एबनॉर्मल गांठ, निपल से कोई सिक्रीशंस हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज़ है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक सिंपल एक्सरे मशीन होती है जिसकी एक सिंपल एक्सरे फिल्म निकाली जाती है। इसके द्वारा हम ऐसी महिलाओं में जिसमें कोई लक्षण नहीं है, जिसमें कोई गांठ छूने से कोई इवन गांठ भी नहीं पता चलती है, बट अगर हम उस जांच को कराते हैं तो 80 से 90% उसमें वो गांठ के पकड़ने की संभावना रहती है। तो मैमोग्राफी कब कराएं? नॉर्मली जो यूएस गाइडलाइंस कहती हैं कि 40 के बाद हर साल हर महिला को एक मैमोग्राफी करानी चाहिए, परंतु हम अपने इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल कभी कभी नहीं फॉलो होता। तो हम एटलीस्ट ये संदेश देना चाहते हैं कि 40 से 45 साल के बीच में एटलीस्ट एक आप बेसलाइन मैमोग्राफी ज़रूर कराएं और 45 साल के बाद हर साल एक मैमोग्राफी कराने का रूल है। 55 साल के बाद जो है आप साल में 1 या 2 साल में एक बार मैमोग्राफी ज़रूर कराएं। तो लोग कहते हैं कब तक कराएं? तो कुछ गाइडलाइंस कहती हैं कि 75 साल तक कराएं, कुछ गाइडलाइंस कहती हैं कि जब तक एक महिला स्वस्थ है फिज़िकली,
तब तक मैमोग्राफी कराते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने पिछले 13 साल के करियर में देखा है कि इवन 83 इयर्स पे, 87 इयर्स पे, 78 इयर्स पे भी लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर होता है, और वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट अगर होता है तो बिल्कुल एक सिंपल सर्जरी से, उसके बाद कुछ हार्मोनल के टैबलेट से कंप्लीट क्योर हो जाता है। सो मैमोग्राफी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। अंत में मैं एक बिल्कुल बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ कि सभी 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 महिलाओं के लिए कि आप एक अच्छी माँ हैं, एक अच्छी पत्नी हैं, एक अच्छी बहन हैं, पर आप अपने लिए कब अच्छी हैं? तो अब समय आ गया है, आप अपने लिए अच्छे हो। आप जब अच्छे रहेंगे तब आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का और पूरे देश के निर्माण में सहयोग प्रदान कर सकेंगे।